हेलो एंड वेलकम बैक टू स्ट्रोक्स एंड स्कोर्स। जी, एशिया कप 2025 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्लैश। अभी पिछले संडे को पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ और इंडिया ने बहुत ही कन्विंसिंगली वो मैच जीता। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं जी कि अब जो कल मैच होना है उसमें पाकिस्तान का कितना चांस है इंडिया को हराने का। और बहुत से लोगों का ख्याल है जी, मेजॉरिटी आई थिंक 95% लोग यही कह रहे हैं जी कि सिर्फ आई थिंक 5 to 10% चांस है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा पाएगा। लेकिन मेरा टेक जी थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा अभी भी यही ख्याल है, और जैसा मैंने जब इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच हुआ था उससे पहले भी यही कहा था जी कि पाकिस्तान का 25 to 30% चांस है इंडिया को हराने का, और अब मैं उस बात पे कायम हूँ। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान ने अगर इंडिया को हराना है, इंडिया क्योंकि रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, वर्ल्ड नंबर 1 हैं, तो ऑब्वियसली उनको बहुत सी चीज़ें सही करने पड़ेंगी। बहुत सी अपने जो एस्पेक्ट्स हैं अपनी गेम के, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाने पड़े। कुछ पॉइंट्स हैं जी मेरे जहन में कि किस तरीके से पाकिस्तान इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग टीम को हैंडल कर सकता है, उनको हरा सकता है। तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। पहले जी मैं बात करूंगा पाकिस्तान की बैटिंग पे, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो एक काफ़ी अर्से से एक बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंसेस देती आ रही है। इस टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उन्होंने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई है। इनफैक्ट इससे पहले जो यूएई ट्राई सीरीज़ हुई थी उसमें भी पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो कोई बहुत ही कोई ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस नहीं दे सके थे। अ, तो पाकिस्तान की पहली बात तो ये है जी कि पाकिस्तान की बैटिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जी? अ, अगर तो पाकिस्तान लेट्स सपोज जी कि टॉस जीतता है और पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है, तो पाकिस्तान वुड नीड अ टोटल ऑफ अराउंड 160, 170, 180 if they want to challenge India's strong batting lineup. लेकिन वो 160, 170, 180 करने के लिए पाकिस्तान को बैटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जी, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप जब डिस्कशन होती है टीम मीटिंग्स में, तो आपने एक रियलिस्टिक टारगेट जो उनसे है वो अपने प्लेयर्स के सामने सेट करना है। आप ये ना कहें जी हमने 230 करना है, 220 करना है। कंसिडरिंग यूएई की पिचेस, उनकी पिचेस पे आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ही हाई स्कोरिंग मैचेस होते। और अभी तक हमने इस टूर्नामेंट में देखे जी कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए। तो एक रियलिस्टिक बैटिंग टारगेट जो उनसे है वो आपने अपने प्लेयर्स को देना है। उन प्लेयर्स के पास, उन बैट्समैन के पास होना चाहिए। फिर अगर आप जब बैटिंग करने आते हैं पिच के ऊपर, तो मेरा मशवरा तो यही होगा जी, जो दोनों हमारे ओपनर्स हैं साहबजादा फरहान और साइम यूब से, कि टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। 2-4 बॉलें आप खड़े होके खेल के देखें, असेस करें कि पिच कैसा बिहेव कर रही है। कितने दफ़ा होता है जी कि आप जब टॉस से पहले या मैच से पहले जाके पिच को देखते हैं और आपके जहन में आता है कि ये पिच ऐसे खेलेगी, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो पिच, इनफैक्ट हमने एक्सपर्ट्स को भी सुना है मैच से पहले जब जाके वो पिच पे पिच रिपोर्ट करते हैं, तो वो रीड कुछ करते हैं और पिच
किसी बिल्कुल ही ऑपोजिट खेलती है। तो आपको सबसे पहले तो जाके 2-4 बॉलें लेनी है और असेस करना है कि ये पिच कैसे खेल रही है, बॉल स्विंग हो रहा है, बॉल का बाउंस कैसा है। थोड़ा टाइम लेके आप अपनी जो से हैं स्ट्रोक प्ले पे जाएं। फिर दूसरा है जी कि जितना इम्पोर्टेंट T20s में बाउंड्रीज हैं, सिक्सेज एंड फोर्स हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है। अगर आप 20 ओवर के मैच में अगर आप 50-60 बॉलें डॉट खेल जाते हैं तो ऑब्वियसली आप एक लंबा स्कोर या बड़ा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये कि अगर आप इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं तो तमाम तर बैट्समैन पे जो है पूरी बैटिंग लाइनअप पे उसका प्रेशर आता है। फिर जी आई बिलीव कि बैटिंग जो है वो रिएक्टिंग का नाम है। एक्शन जो है वो इनिशिएट करता है बॉलर, और उस बॉल पे एक बैट्समैन ने रिएक्ट करना होता है। तो ऑब्वियसली ये सारी जो रिएक्शन है ये आपके आप काफ़ी लंबे अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं जी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, क्लब क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, तो एक मसल मेमोरी आपकी बन जाती है। लेकिन ऑब्वियसली बैटिंग जो सी है वो एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि रिएक्शन का नाम है। तो आपने कोई भी चीज़ प्रीएम्प्ट नहीं करनी जी, कोई भी चीज़ आपने ये नहीं करनी, सोच लेना जी कि अब मैं जो है ना लेग साइड पे हिट करूँगा, अब मैं बॉल कराने से पहले बॉलर अभी अपने रनअप पे और आपने सोच लिया जी कि मैं उसको अब रिवर्स स्वीप मारूंगा, मैं उसको जो है ना पुल मारूंगा या लातों पे खेलूंगा या ऑफ स्टंप पे से निकल के मारूंगा। अगर आप पहले से सोच के ये खेलेंगे और बॉल कैसी आ रही है उस पर रिएक्ट जो है वो सही तरीके से नहीं करेंगे तो देन यू आर इन ट्रबल। बहुत ही जो ग्रेट प्लेयर्स हैं वो एंटिसिपेट कर लेते हैं कि ये बॉलर जो है अब ये क्या करेगा, फील्ड पोजीशंस को देख के, बॉलर्स की जो पिछली बॉल थी उसको देख के कि भाई अब ये क्या करने करेगा। 100% तो ऑब्वियसली वो भी एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन मैं अपनी फ़िलहाल जो हमारी पाकिस्तान की टीम की बैटिंग लाइनअप है सिर्फ इनको देखते हुए ये बात कर रहा हूँ। अगर आपने पहले से सोच लिया जी कि आपने कि प्री प्लान कर लिया है जी कि मैं अब ये करूँगा, और ऑब्वियसली अगर बॉलर बॉल वहाँ नहीं करता देन यू आर इन बिग ट्रबल। और ऐसा ही मुझे लग रहा है जी कि पिछले मैचेस में हमने देखा, खासतौर पर इंडिया के मैच में जो लास्ट संडे हुआ उसमें हमारे जो बैट्समैन थे उनके पास वो लग रहा था जी कि उन्होंने पहले से सोचा हुआ है जी कि हम ये वाली शॉट खेलेंगे, बुमराह आएगा, बुमराह को जो है मैं लात के ऊपर जो सिक्सेस मारूंगा, स्पिनर आएंगे तो उसको मैं ये करूँगा। और वो ऑब्वियसली वो प्लान आपका काम नहीं किया। फिर बैट्समैन का काम है जी कि आपने बॉलर्स टारगेट करने हैं, आपने वीक लिंक ढूंढना है एक बॉलिंग अटैक में, और हर बॉलिंग अटैक में वीक लिंक होता ही होता है। और आई थिंक इंडिया के जो से इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है जिसमें बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, आई डोंट नो कि अक्षर पटेल कल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि कल जो ओमान के खिलाफ मैच था फील्डिंग करते हुए उनके सर पे चोट लगी है और 100% नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे। फिर शिवन शिवम दुबे हैं, तिलक वर्मा बॉलिंग कराएंगे, अभिषेक शर्मा बॉलिंग कराएंगे अगर अक्षर पटेल नहीं खेलते। तो ऑब्वियसली ये जो उनसे वीक लिंक्स हैं, आई थिंक दुबे, शर्मा, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा एंड इवन हार्दिक पांड्या को जो उनसे पाकिस्तानी बैट्समैन टारगेट कर सकते हैं कि उनके ओवर्स में हम विल अटैक एंड विल ट्राई टू फेच एज मेनी रन एज पॉसिबल। ऑब्वियसली बुमराह को और
कुलदीप यादव को और वरुण चक्रवर्ती को खेलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो काफ़ी स्किलफुल बॉलर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ स्कोर नहीं हो सकता। कल ओमान के जो बैट्समैन हैं उन्होंने कल दिखाया कि कुलदीप यादव के खिलाफ भी जो उनसे स्कोर हो सकता है, उनको भी हिट हो सकती है। उनकी कल ओमान ने बहुत अच्छी बैटिंग की जी, सिर्फ 21 रन से इंडिया के खिलाफ मैच हारे। इवन तो बुमराह नहीं थे और चक्रवर्ती नहीं थे, लेकिन फिर भी बाकी तो अक्षर पटेल वगैरह सब खेल रहे थे। तो ओमान ने कल दिखाया जी कि कैसे बैटिंग हो सकती है अगर आप पूरा फोकस के साथ खेलें और आप माइंड जो से आपका क्लियर हो, बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड हो कि आपने किस तरीके से अप्रोच करना है अपनी इनिंग्स को, तो आप किसी भी बॉलर के खिलाफ स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो तीन जो बॉलर्स हैं, जो तिलक वर्मा पार्ट टाइम बॉलर हैं, अभिषेक शर्मा पार्ट टाइम बॉलर हैं, और अगर अक्षर पटेल नहीं खेलते तो फिर तो उनको पार्ट टाइमर्स से ही उनसे है वो काम लेना पड़ेगा। और आई थिंक पाकिस्तान इसका एडवांटेज ले सकते हैं, पाकिस्तानी बैट्समैन, अगर वो सही तरीके से अपनी इनिंग्स को प्लान करें। फिर अभी जैसे मैंने बात की ओमान के बैट्समैन की, ओमान के बैट्समैन की तरह हमारे बैट्समैन को भी अपनी एबिलिटी पे, अपने स्किल पे, अपने टेक्निक पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए अपने आप को, और पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएं, ओपन माइंड के साथ जाएं। कोई अनड्यू प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नो बडी इज़ एक्सपेक्टिंग यू टू विन दिस, सिंपल इज़ दैट। अभी तो फिलहाल जिससे भी आप पूछेंगे वो कहेंगे इंडिया इज़ विनिंग, नो बडी इज़ एक्सपेक्टिंग यू टू विन, तो वो वाला प्रेशर तो आपके ऊपर है ही नहीं। अब कुछ बात कर लेते हैं जी हमारे बॉलिंग अटैक की। वी हैव अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक। शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छे हैं जी। इब्रार, सुफियान तो आई डोंट थिंक खेलेंगे, लेकिन साइम यूब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज़ हैं साइड में, खुशदिल शाह मोस्ट लाइकली खेलेंगे। तो हमारे पास एक अच्छा खासा एक बॉलिंग अटैक है, और इस बॉलिंग अटैक के पास वो एबिलिटी है, वो टैलेंट है, वो स्किल है कि इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को वो तंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ऑब्वियसली यू हैव टू हैव अ सेट प्लान फॉर ईच बैट्समैन। इंडिया के ज़्यादातर जो बैट्समैन हैं वो अटैकिंग बैट्समैन हैं, वो बल्ला रोकते नहीं हैं, दे गो फॉर देयर रन्स। अभिषेक शर्मा से आप ले लें तो संजू सैमसन, तिलक वर्मा, उनके कैप्टन सूर्य कुमार यादव, दुबे, हार्दिक पांड्या, और उनको टैकल करने के लिए जो से यू नीड अ सर्टन प्लान। और फास्ट बॉलर्स का जो ख़ास तौर पे जो प्लान है वो है जी उनकी वैरायटी। ये वो वाली पिचेस नहीं है कि आप एक गुड लेंथ पे बॉलिंग करें या अप टू द बैट्समैन बॉलिंग करें। इसमें आप जितनी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करेंगे, खासतौर पर फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और इनटू द पिच बॉल करेंगे, क्योंकि पिच से बॉल जो उनसे है वो स्लो आता है। कल ओमान के बॉलर्स ने भी बड़े अच्छी तरीके से यूज़ की इन कंडीशंस को, और वो क्योंकि वो एक्सप्रेस पेस बॉलर्स नहीं थे, उन्होंने स्लो डिलीवरीज पे ज़्यादा अपना इन्हिसार रखा हुआ था। और वो जब भी हमने देखा है कि जब भी मतलब बैक ऑफ द लेंथ आप इनटू द पिच बॉलिंग करते हैं, तो वो बॉल जो उनसे है वो चल के आता नहीं है। बैट्समैन को जो उनसे है तमाम पर एफर्ट करना पड़ता है टू हिट बाउंड्रीज, टू प्ले अटैकिंग शॉट्स। तो सबसे अच्छी तो स्ट्रैटेजी वही है जी कि आप जो उनसे है ना बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग करें और इनटू द पिच बॉलिंग करें, ताकि बैट्समैन को जो उनसे हैं सीधा खेलने में जो उनसे उनको मुश्किल हो, सीधा ना खेल पाएँ, और वो जो उनसे हैं क्रॉस बैट शॉट्स या
पोल्स वगैरह खेलने की कोशिश करें। और हमने कल भी देखा है जी कि कल संजू सैमसन का भी और अभिषेक शर्मा के भी जो से वो टाइम नहीं हो रहे थे बॉल, वो जो से फील्डर्स के सर के ऊपर से जा रहे थे, लेकिन सिक्सेस नहीं लग रहे थे, बाउंड्रीज नहीं लग रही थी उन बॉल्स के ऊपर। तो आई थिंक फास्ट बॉलर्स को तो उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक है जी, जो से आप यॉर्कर्स वगैरह के भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, आपको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आई थिंक इनटू द पिच जो उनसे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट जो उनसे हैं बॉल्स होंगी। और अभिषेक शर्मा को अगर आपने हैंडल करना है तो जी वो तो क्योंकि अपने अटैक करेंगे ही करेंगे, उनका तो जो उनसे है ना एक जो उनका तरीक़ेकार है खेलने का, वो तो वही है जी कि वो उनके जहन में सिर्फ यही है जी कि मैंने बॉल को मारना है। तो बाउंसर्स जो उनसे हैं, आप बाउंसर्स भी जो उनसे उनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाली बॉल को तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ते भाई। और स्पिनर्स इब्रार इस टूर्नामेंट में इसलिए कामयाब हैं जी क्योंकि वो उनकी पेस बहुत अच्छी, वो अ, बहुत स्लो बॉल कर रहे हैं, और जितना स्लो बॉल आ रहा है उसको मारने में उतना ही मुश्किल है। ऑब्वियसली जितना स्पिनर स्लो बॉल करता है तो वो पिच में ग्रिप भी करता है, और वो एक तो बहुत अच्छी लेंथ पे कर रहे हैं, और ऊपर से उनकी जो पेस है वो बहुत बेहतरीन है। क्योंकि जो भी हमने देखा है स्पिनर जो थोड़ा सा तेज़ करने की कोशिश करता है उसको शॉट लग जाता है। तो हमारे जो बाकी स्पिनर्स भी हैं, साइम यूब भी पेस का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं जी, उनकी भी बहुत ज़्यादा पेस से बॉलिंग नहीं करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली खुर्शीद शाह और मोहम्मद नवाज फिंगर स्पिनर्स हैं, और वो अ, उनका तरीक़ेकार या उनके जो उनसे बॉल करने का जो तरीका है वो थोड़ा फ़र्क है। वो थोड़ा बॉल पे पेस के साथ वो स्पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दैट विल वर्क ऑन दीज पिचेस। तो मेरे हिसाब से तो जी ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ऑब्वियसली बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं या बहुत से जो जिन्होंने क्रिकेट खेली है, उन तमाम जो लोग हैं उनके जहन में ये बातें होंगी। और आई थिंक पाकिस्तान अगर इन सिंपल चीज़ों पे, ये बेसिक्स हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम टीम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी कि आपने जाके कोई इस जो बेसिक्स है इससे हट के कोई काम करना है। ये क्रिकेट के बेसिक्स हैं जी। आपने एक पिच को देख के खेलना है, अपना टाइम लेना है। बॉलिंग में ऑब्वियसली अगर स्लो पिच है तो आपने जितना आप उसको पेस कम देंगे बैट्समैन को मारने के लिए, उतनी कम मार पड़ती है, आउट करने का ज़्यादा चांस होता है। तो आई थिंक ये जो दो चार जो बातें हैं जो मेरे जहन में थी, आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। एंड आई थिंक अगर पाकिस्तान इन बेसिक्स के साथ स्टिक करता है और इस स्ट्रैटेजी के साथ जाता है तो दे विल हैव अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ बीटिंग इंडिया। ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है जी, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी मेरा आने वाला नया अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्ट्रोक्स एंड स्कोर्स। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे फिलहाल आज के डेट तक ऑस्ट्रेलिया जो उनसे है वो टॉप पे है विद 100% रिकॉर्ड जी। उन्होंने अब तक 3 मैचेस खेले हैं और 3 के तीनों मैचेस जीते हैं। 3 मैचेस उन्होंने खेले जी वेस्ट इंडीज़ में अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़, और वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने क्लीन स्वीप किया बहुत ही कंफर्टेबली। ये सीरीज़ जो थी कि ये एक लो स्कोरिंग सीरीज़ कह सकते हैं जी। तीनों के तीनों मैचेस जो थे वो लो स्कोरिंग मैचेस थे, जिसका मतलब ये है जी कि ऑब्वियसली दोनों साइडों के बैट्समैन ने कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस नहीं दी, जबकि दोनों साइड के जो बॉलर्स थे उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी जी, ख़ासतौर पे जो दोनों साइड्स के फास्ट बॉलर्स थे। एक नज़र अगर हम सिर्फ स्कोर्स पर डालें तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लो स्कोरिंग मैचेस थे जी।
फर्स्ट टेस्ट हुआ जी ब्रिज टाउन में, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 180 और 310 किए, वेस्ट इंडीज़ ने 190 और 141 किए, और ऑस्ट्रेलिया ये मैच 159 रन से जीता। सेकंड टेस्ट सेंट जॉर्जेस में था, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता जी 133 रन से। ऑस्ट्रेलिया ने 286 और 243 रन किए, जबकि वेस्ट इंडीज़ ने अपनी दो इनिंग्स में 253 और 143 रन किए। तीसरा मैच ही खेला गया किंगस्टन में, ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 176 रन से जीता जी। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 225 रन किए और दूसरी इनिंग में उन्होंने 121 रन किए। वेस्ट इंडीज़ ने जी पहली इनिंग में 143 रन किए और सेकंड इनिंग्स में वो ऑल आउट हुए जी 27 रन पे। जी आप सही सुन रहे हैं, 27 रन पे आउट हुए जी, जो कि है जी सेकंड लोएस्ट एवर इन टेस्ट हिस्ट्री। इन स्कोर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा जी कि बैट्समैन ने कितना पोरली परफॉर्म किया है इस सीरीज़ में, दोनों साइड्स के बैट्समैन ने। और वेस्ट इंडीज़ के तो ऑब्वियसली क्योंकि वो 3 के 3 मैचेस हारे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बैटिंग की बात करें जी, तो सिर्फ 150 है जी, 6 इनिंग्स में सिर्फ 150 है, जिससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वेस्ट इंडीज़ ने कितनी बिलो पार बैटिंग की। वेस्ट इंडीज़ के जो बैटिंग स्ट्रगल्स हैं या उनकी जो बैट्समैन की टेक्निक है, उनका जो टेम्परामेंट है, वो उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी किसी हद तक, क्योंकि उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक है। ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो, उनको लगता है जी कि अगर वो स्लैम बैंक क्रिकेट खेलेंगे, लंबी हिट्स मारेंगे, सिक्सेस हिट करेंगे, तो उनका ज़्यादातर चांस बनेगा T20 लीग्स खेलने का। उनका ज़्यादातर रुझान जो उनके प्लेयर्स का है, उनके प्लेयर्स का जो टारगेट है, लगता यही है जी उनकी परफॉर्मेंसेस देख के, कि उनका टारगेट है जी T20 लीग्स जो पूरी दुनिया में हो रही हैं जी, कि वहाँ जाके आप खेलें और पैसा कमाएं। टेस्ट क्रिकेट में जो टेम्परामेंट चाहिए, जो टेक्निक चाहिए, जो एबिलिटी चाहिए, स्किल सेट चाहिए, वो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन में नज़र नहीं आ रहा। हालांकि हम सुनते हैं जी पुराने वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स हैं वो ये कह रहे हैं जी कि बहुत टैलेंट है, उनको सही तरीके से ग्रूमिंग की ज़रूरत है, लेकिन ग्रूमिंग के लिए आपको ऑब्वियसली आपकी बेस जोन सी है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके एज लेवल जो क्रिकेट है वो अच्छा होना चाहिए, आपके डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पिचेस जोन सी हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आप बनाएंगे तो आप ऑब्वियसली इंटरनेशनल टीम से तो कम्पीट कर सकेंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज़ में ये सब कुछ नहीं हो रहा, फिर क्रिकेट में वहाँ पर पैसा भी बहुत कम है। तो वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग स्ट्रगल्स है वो समझ आती है जी, बिल्कुल। मतलब आप कह सकते हैं जी कि एक तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़ क्या हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, आज मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की। ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास एक उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जी, उनके जो एज लेवल जो क्रिकेट है उसका स्ट्रक्चर उनके पास मौजूद है। जो उनकी शील्ड क्रिकेट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है जी। कहते हैं जी कि टेस्ट लेवल के मैचेस होते हैं, इतना हार्ड और मतलब टफ कंपटीशन होता है। लेकिन वो तमाम तर चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही आज की जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आजकल ख़ास तौर पर जो हो रही है, और ख़ास तौर पे जो उनके टॉप 3 जो बैट्समैन हैं, टॉप 3 में जी उन्होंने बहुत से लोगों को ट्राई कर लिया, बहुत से प्लेयर्स को ट्राई कर लिया, ख़ास तौर पे ओपनिंग में। जब से डेविड वार्नर रिटायर हुए हैं तो उसमें आपने देखा है जी कि मैक्स स्विनी को उन्होंने ट्राई किया, आजकल सैम कॉन्स्टेंस खेल रहे हैं, लविशर ने ओपनिंग की, ट्रेविस हेड ने ओपनिंग की, स्मिथ तक ने ओपनिंग की है जी। तो उन्होंने 5, 6, 7 प्लेयर्स जो से हैं वो ओपनिंग में एज अ पार्टनर टू उस्मान ख्वाजा उन्होंने ट्राई किया, और कोई भी उनकी जो पार्टनरशिप है वो चल नहीं रही है। आप पुअर स्टार्ट्स हैं जी इस सीरीज़ में भी। अगर आप देखें तो पहले मैच में पहली इनिंग्स में 1 for 8, 2 for 14, 3 for 22। दूसरी इनिंग में 1 for 27, 2 for 34, 3 for 57। दूसरे मैच में 1 for 47, 2 for 47, 3 for 50। दूसरी इनिंग में 1 for 0, 2 for 4, 3 for 28। तीसरा मैच जो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कंफर्टेबली इन द एंड जीता, पहली इनिंग में 1 for 28, 2 for 68, 3 for 129। दूसरी इनिंग में 1 for 0, 2 for 19, 3 for 28। मतलब आप सिर्फ इस जो ये 3 मैचेस की सीरीज़ है इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे टॉप 3 उनको क्या स्टार्ट दे रहे हैं। इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक भी
एक भी 100 नहीं है। इनफैक्ट 50 भी जो हैं वो सिर्फ 8 50s हैं जी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन हैं वो किस बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ जी कि अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ नहीं हो रहा तो ये मैचेस किसी बेहतर बैटिंग यूनिट के खिलाफ हो रहे होते हैं, जिनकी डिसेंट बॉलिंग होती और उनकी बैटिंग थोड़ी सी बेहतर होती, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स उनसे हैं वो बहुत डिफरेंट हो सकते थे। और इस किस्म की बैटिंग परफॉर्मेंसेस के बाद ऑस्ट्रेलिया मैचेस आई डोंट थिंक के बहुत ही कंफर्टेबली जीत पाता है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है जी कि जो ये परफॉर्मेंसेस दी हैं इन 3 मैचेस में, इसमें तो तीनों के तीनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया हार जाता अगर ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे होते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे होते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे होते हैं, इंडिया के खिलाफ खेल रहे होते, और ये बैटिंग परफॉर्मेंसेज होती जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में दी हैं, तो बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल करते मैचेस को जीतने के लिए। और ये जो स्ट्रगल है उनकी, ख़ासतौर पर उनके जो टॉप 3 की जो स्ट्रगल है, बहुत ही पुअर स्टार्ट्स दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, ये सिर्फ इन 3 मैचेस में या इस सीरीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 8-10 मैचेस में और उससे पहले भी शायद ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा है टू फाइंड डिपेंडेबल ओपनिंग पेयर। और नंबर 3 जो पोजीशन है, जो कि बहुत क्रूशियल पोजीशन होती है किसी भी फॉर्म क्रिकेट में, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे हो, चाहे वो T20 इंटरनेशनल हो, उसमें भी जो उनसे उनको इश्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि सेटल नहीं लग रहा है जी। वो चॉप एंड चेंज कर रहे हैं लेकिन कोई भी जो उनकी कम्बिनेशन काम नहीं कर रही। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी, पिछले जो उनके मैचेस हुए हैं जी, स्टार्ट करते हैं जी। जो पहला टेस्ट मैच था इन पर्थ अगेंस्ट इंडिया, उसमें पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया 3 for 19 थे, सेकेंड इनिंग में 3 for 12 थे, सेकेंड टेस्ट में 3 for 101 थे, और वो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेटों से जीता तो 0 for 19। तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, उसमें 3 for 75, 3 for 16। फिर चौथा मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया जीता, उसमें 3 for 237 थे, जिसमें उस्मान ख्वाजा की बहुत शानदार सेंचुरी थी। सेकेंड इनिंग में 3 for 80। पाँचवा जो टेस्ट मैच था तो 3 for 35, 3 for 58। फिर श्रीलंका में 3 for 401, उस्मान ख्वाजा ने 232 किए थे। सेकेंड टेस्ट जो था वो भी ऑस्ट्रेलिया जीता, लेकिन उनके स्टार्ट्स थे 3 for 91, 1 for 38 और 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जीता। फिर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल, उसमें 3 for 46 और 3 for 44। ये जो पिछले 8-10 मैच हैं इस सीरीज़ से पहले, इसमें भी अगर आप देख लें तो सिवाय 1-2 जो हैं मैचेस, उसके अलावा किसी भी मैच में टॉप 3 ने कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस नहीं दी। और ये मुझे मतलब बहुत हैरत की बात लगती है कि इतना सॉलिड और इतना स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया क्यों स्ट्रगल कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है जी कि उनके भी जो प्लेयर्स हैं वो इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, और T20 या वनडे जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जी जब से T20 क्रिकेट की लीग्स आई हैं पूरी दुनिया में, अब तो सऊदी अरेबिया भी सोच रहा है जी कि वहाँ पर भी एक T20 लीग करवाने का। उसमें भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैसा होगा क्योंकि सऊदी अरेबिया में ऑब्वियसली पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर इंडिया की लीग होती है, पाकिस्तान में होती है, पूरी दुनिया में। कहने का मकसद ये है कि नॉन क्रिकेट प्लेइंग नेशंस जो से हैं वहाँ भी क्रिकेट की लीग्स हो रही हैं आजकल। अमेरिका में हो रही है जी क्रिकेट के लिए तो बिल्कुल जाने नहीं जाते US, लेकिन वहाँ पर भी T20 लीग हो रही है और बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसा लगता है जी कि T20 का जो असर जो है वो काफ़ी जो टीम्स के जो खासतौर पर बैट्समैन हैं उन पे आ रहा है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। टेस्ट क्रिकेट अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया की और इंग्लैंड की बहुत बेहतरीन टेस्ट मैचेस हो रहे हैं जी, बड़े कांटे के मुकाबले हो रहे हैं। तीनों के तीनों मैचेस के रिजल्ट्स आए हैं और तीनों मैचेस में दोनों तरफ से बॉलर्स ने भी और बैट्समैन ने भी अच्छा परफॉर्म किया है जी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि उनके जो बैट्समैन हैं वो कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस दे नहीं रहे। और उससे उसका अंदाज़ा आपको मैं उनके जो स्टैट्स हैं इस सीरीज़ के जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अभी चंद दिन पहले ख़त्म हुई, वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। उनके हाईएस्ट स्कोरर थे जी ट्रेविस हेड
उन्होंने 6 इनिंग्स में 224 रन बनाए, 37.33 का एवरेज था। फिर स्मिथ ने 127 रन बनाए, कैरी ने 187, ग्रीन ने 184, वेबस्टर ने 150 किया है जी। उस्मान ख्वाजा कोई ख़ास उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर वो खेल रहे हैं और काफ़ी अर्से से वो ये बिलो पार परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं। उन्होंने 6 इनिंग्स में सिर्फ 117 रन किए, 19.50 का उनका एवरेज है। और कॉन्स्टेंस ने जी 6 इनिंग्स में सिर्फ 50 रन बनाए जी। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इस पूरी सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 850 स्कोर कर सका और हाईएस्ट जिसमें था स्मिथ का 71, कोई 100 नहीं। ऑब्वियसली इससे आपको पता चलता है जी कि कितना ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया है ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने। वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन को ने आपको बता दिया कि उन्होंने तो जी 6 इनिंग्स में सिर्फ एक ही 50 आया, 75 आया, जो कि अभी आई थिंक अपने डेब्यू पे सेकंड इनिंग्स में ब्रेंडन किंग ने किया। बॉलिंग जो सी है जी, बॉलिंग तो दोनों साइड्स की बहुत शानदार। सबसे पहले जी जो विनिंग टीम है उसकी बॉलिंग की बात करते हैं। मिचेल स्टार्क हाईएस्ट विकेट टेकर थे जी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उन्होंने 15 विकेटें ली और इस 15 में उनका फास्टेस्ट क्विकेस्ट इन टर्म्स ऑफ बॉल्स उन्होंने 5 विकेट हॉल अपना कंप्लीट किया सिर्फ 15 बॉलों पे। जो आखिरी इनिंग्स थी इस सीरीज़ की, वेस्ट इंडीज़ 27 रन पे आउट हुआ, 15 बॉलों पे उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए। और उसी जो मैच है उस इनिंग्स में उनके जो बेस्ट फिगर्स थे वो थे 6 फॉर 9 रन। हेजलवुड ने इस सीरीज़ में 3 मैचेस में 14 विकेटें ली, लाइन ने 9 विकेटें ली, कमिंस उनके जो कैप्टन है 8 विकेटें ली, वेबस्टर ने बहुत अच्छा सपोर्टिंग रोल अदा किया, उन्होंने 5 विकेटें ली। स्कॉट बोलैंड ने जो आखिरी इनिंग्स थी इस सीरीज़ की जिसमें वेस्ट इंडीज़ 27 रन पे आउट हुआ, उनमें बोलैंड की हैट्रिक शामिल है और उन्हें 6 विकेटों में से 3 जो सी हैं वो हैट्रिक थी इन द लास्ट इनिंग्स ऑफ दिस सीरीज़। वेस्ट इंडीज़ की अगर बॉलिंग की बात करें, वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की इस सीरीज़ में तो जितनी कम बात की जाए वेस्ट इंडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर है जी, कि वो उसमें कुछ बात करना या उसको कुछ जिक्र करना बनता ही नहीं है। लेकिन बॉलिंग जो सी है उनकी बहुत शानदार रही है। शमार जोसेफ इस सीरीज़ के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उन्होंने 22 विकेट्स लिए हैं जी 3 मैचेस में। 5 for 87 उनका बेस्ट था। अलेजारी जोसेफ 265 रन दे के उन्होंने 13 विकेट्स ली, 5 for 27 उनका बेस्ट था। जेडन सील्स उन्होंने भी 13 विकेटें ली जी, 5 for 60 उनका बेस्ट था। फिर ग्रीव्स ने 3 for 56 उनका बेस्ट था, उन्होंने 9 विकेटें ली। चेस ने 1 विकेट ली और फिलिप ने 1 विकेट ली। कहने का मकसद ये है जी कि वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग जो सी है उसने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, लेकिन उनका तमाम तर जो अच्छा काम है वो ऑस्ट्रेलिया को लो टोटल पे आउट करने में कामयाब भी हुए तीनों मैचेस में। लेकिन उनके बैट्समैन ने आके बिल्कुल जो उनका अच्छा काम था उसको उसके ऊपर पानी फेर दिया जी उन्होंने। वेस्ट इंडीज़ की ये परफॉर्मेंस जो सी है 3-0, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं आपको कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं था। सीरीज से पहले ही ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अगर आप खेल रही हो तो वेस्ट इंडीज़ का चांस जीतने का कम होता है, इवन दो कि वो अपने घर में खेल रहे थे। लेकिन आजकल की जिस टाइप की वो क्रिकेट खेलते हैं, वेस्ट इंडीज़ को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस 3 मैचेस में से एक भी मैच जीत पाएगा। अगर तो ऑस्ट्रेलिया इसी तरीके की बैटिंग परफॉर्मेंसेस देता रहा फिर तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भूल जाए कि वो नेक्स्ट साइकिल जो ये करंट साइकिल है जो 2025 टू 2027 इसका फाइनल खेल पाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है आई थिंक उनको बहुत सी चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब उस्मान ख्वाजा आई डोंट थिंक कि अब कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, उनकी जगह है सैम कॉन्सलस को कितने चांसेस देंगे जी। वो ना उनकी टेक्निक लग रही है ना उनका टेम्परामेंट लग रहा है। कैमरून ग्रीन को वो नंबर 3 पे खिला रही हैं, जबकि कैमरून ग्रीन नंबर 3 के प्लेयर हैं ही नहीं। वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, उनके साथ भी ज़्यादती है। वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं लेकिन उनके साथ भी ज़्यादती है अगर आप उनको इतनी क्रूशल पोजीशन पे नंबर 3 पे खिला रहे हैं। फिर ऑब्वियसली जब 3 ऊपर के नहीं चलते तो सारा प्रेशर बाकी बैटिंग लाइनअप पे आ जाता है। हालांकि बो वेबस्टर अच्छा खेल रहे हैं, ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। एलेक्स कैरी जो उनसे हैं वो आके टीम को संभाल लेते हैं।
स्मिथ जोनस हैं वो स्कोर कर लेते हैं। लेकिन अगर तो आप बहुत जल्दी 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर आ जाता है, और बाकी जो बैट्समैन हैं उनको भी जो वो अपनी खुल के अपनी गेम कर नहीं सकते। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो उनके जो ऊपर के 3 जो बैट्समैन हैं, और आई थिंक उनको बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा कि इन 3 प्लेयर्स का क्या करना है और कौन से प्लेयर्स उनसे हैं। अभी तक दोनों ने बहुत सारे प्लेयर्स ट्राई कर लिए हैं और कोई चल नहीं रहा है। लेकिन उनको बहुत जल्द इस इशू का, इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि वो जो ये करंट साइकिल चल रही है इसके अंदर उनका कोई फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं लग रहा। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है जी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी मेरा आने वाला नया अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।